सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल कुमार झा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाया जा रहा है, तो इसी संबंध में आज हम अधिवेशन को लेकर के आए हैं। अधिवेशन और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इस वीडियो के माध्यम से हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी 1885 ईस्वी में बॉम्बे अधिवेशन। और 1885 ईस्वी के बॉम्बे अधिवेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा क्लियर किया है। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कई बार यह क्वेश्चन आया है एग्जामों में कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि उसी समय 1885 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन के हिस्सा नहीं थे। 1885 के बॉम्बे अधिवेशन से ये एक फैक्ट ऐड कर लीजिएगा आप लोग। पिछले वीडियो में हमने इस अधिवेशन के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। दूसरे अधिवेशन की यदि हम लोग बात करें तो 1886 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कोलकाता अधिवेशन 1886 में हुआ। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जा सकता है। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 सेशन को अध्यक्षता की, 1886, 1893 और 1906। इसके बाद यदि हम लोग तीसरे अधिवेशन की बात करें, 1887 ईस्वी में हुआ और मद्रास में तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने 1887 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन को अध्यक्षता किया। और इसके बाद यहीं पर डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी। इनका कथन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड डफरिन ने इसी अधिवेशन के समय में कांग्रेस की आलोचना की थी। और कांग्रेस के मंच से इस अधिवेशन में कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया। अपना विस्तृत जो सदस्यता को बढ़ाने के लिए कांग्रेसी बनों का नारा इस अधिवेशन के दौरान दिया गया। इसके बाद यदि हम लोग 1888 के अधिवेशन की बात करें तो इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में, ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूल को जाना जाता है। और जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और यहाँ पर सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो अंग्रेजों ने सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस के सदस्य बनने से मना कर दिया, उन पर प्रतिबंध लगाया। और लाला लाजपत राय पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। लाला लाजपत राय पहली बार 1888 ईस्वी के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसके बाद यदि हम 1889 के अधिवेशन की बात करें तो बॉम्बे में, और इसकी अध्यक्षता भी विलियम वेडरबर्न जो कि एक अंग्रेज थे, इन्होंने की थी। यदि हम लोग पूरे अधिवेशन की बात करें तो टोटल 3 अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे। और उन्होंने 4, विलियम वेडरबर्न ये 2 बार अध्यक्षता किए हैं कांग्रेस के, और जॉर्ज यूल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेनरी कार्टर, ये 3 अंग्रेजों ने 4 कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो 1889 ईस्वी के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की। और 1889 ये पहला अधिवेशन है जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। पहला अधिवेशन कांग्रेस का जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था 1889। इससे पहले हम लोग कल भी देखे थे कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें महिला सदस्य की संख्या 0। उसके बाद लगातार जो 4 अधिवेशन हुए, इसमें कांग्रेस में महिला सदस्यों की संख्या 0 रही थी। और ये पहली बार ऐसा हुआ 1889 ईस्वी में बॉम्बे अधिवेशन में, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया। कहा जाता है कि 10 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था, रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें से 6 महिला प्रेजेंट हुई थी। जिसमें से आप कादम्बिनी गांवली का नाम जान सकते हैं, जानकीनाथ घोषाल का नाम जान सकते हैं, पंडिता रमाबाई थे। ये सब जो 6 टोटल महिलाओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद 1890 ईस्वी का यह पहला अधिवेशन है जिसमें एक महिला, जो कि प्रथम स्नातक कलकत्ता विद्यालय से स्नातक करके कादम्बिनी गांगुली ने संबोधन किया था, यानी कि अपना एक भाषण दिया था। और इन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव को पेश किया था, धन्यवाद ज्ञापन पर अपना भाषण दिया था कादम्बिनी गांगुली ने 1890 ईस्वी के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज शाह मेहता। इसके बाद 1896 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। और यह अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जो अभी हमारा राष्ट्रगीत है, और 1 मिनट 5 सेकंड यानी टोटल 65 सेकंड इसकी गायन अवधि है।
इसके बाद यदि हम अगले अधिवेशन की बात करें 1901 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था और दिनसा वाचा ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और पहली बार महात्मा गांधी उन दिनों पढ़ाई करते थे और पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे, पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद 1904 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, और ये हेनरी कॉटन जो कि तीसरे अंग्रेज हैं कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। सबसे पहले जॉर्ज ज्यूल, उसके बाद विलियम बेडरवर्थ और उसके बाद हेनरी कॉटन। ये टोटल 3 अंग्रेजों ने टोटल 4 अधिवेशन का हिस्सा लिया, जिसमें बेडरवर्थ 2 बार अध्यक्षता किए थे। तो पहली बार 1904 ईस्वी के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, जिस तरह महात्मा गांधी ने पहली बार 1901 में हिस्सा लिया कांग्रेस के अधिवेशन में, उसी तरह 1904 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए थे, मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसके बाद यदि हम अगले अधिवेशन की बात करें तो 1905 ईस्वी का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 ईस्वी हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रस्ताव जो है इस अधिवेशन में पारित किए गए थे। साथ ही साथ स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो ये दोनों प्रस्ताव, दोनों की विचारधाराएं, दोनों में क्या किए जाए, इस संबंध प्रस्ताव जो है 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में पारित हुए। साथ ही साथ यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। इसके बाद यदि हम लोग कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और हम लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार करेंगे और ये अंतिम अधिवेशन होगा दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। उन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की, कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में किया था। और यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के बहुत मुख्य मेंबर माने जाएंगे, जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव नियुक्त किए गए थे। दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में जिन्ना की नियुक्ति की गई थी और पहली बार स्वराज की मांग कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद यदि हम लोग 1907 का सूरत अधिवेशन की बात करें तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस का विभाजन इसमें हो जाता है। गरम दल और नरम दल जो है आपस में विभाजित हो जाते हैं अलग अलग विचारधाराओं के कारण। नरम दल का विचारधारा अलग रहता है और गरम दल का अलग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। तो यहाँ पर 2 दलों में विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल 1907 ईस्वी में। इसके बाद 1911 ईस्वी में जो अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, इसमें कलकत्ता अधिवेशन में जो कि विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ, इसमें पहली बार जन गण मन गाया गया, जो कि आज हमारा राष्ट्रीय गीत है जन गण मन। और हम लोग जानते हैं कि 52 सेकेंड जो है इसके गायन अवधि है और यदि शॉर्ट गायन में देखें तो 20 सेकेंड की अवधि में इसे गाया जाता है। 1912 के अधिवेशन की यदि हम लोग बात करें तो ये बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बांकीपुर पटना में हुआ था और बिहार में आयोजित यह पहला अधिवेशन माना जाता है। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मालुलकर ने की थी। कांग्रेस का यह 27वां अधिवेशन था और बिहार में प्रथम था। यदि उस समय के बिहार की बात करें तो कुल 3 अधिवेशन बिहार में हुए थे, जिसमें से कि 1912 का बांकीपुर पहला, 1922 का गया अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता चेतन दास ने की थी और 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। इसके बाद यदि हम लोग 1916 के अधिवेशन की बात करें तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यह पुनः जो है गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए, जिसमें कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का योगदान था। और लीग के साथ भी समझौता हो गया, मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता हो गया, दोनों एक ही मंच पर आ गए। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मुस्लिम लीग का समझौता कांग्रेस के साथ हो गया था। और सरोजिनी नायडू जो कि पहली बार, सरोजिनी नायडू भारत के पहली महिला बनेंगी आगे जाकर के 1925 ईस्वी में, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। सरोजिनी नायडू पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही भाग ली थी। इसके बाद यदि हम लोग अगले अधिवेशन की बात करें तो 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट पहली महिला बनती है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। यदि हम लोग टोटल महिला की बात करें तो टोटल 3 महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, जिसमें से 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ये 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1920 के अधिवेशन की यदि हम लोग बात करें तो नागपुर अधिवेशन हुआ था वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में।
और 1920 में हम लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो असहयोग आंदोलन पर एक विस्तृत चर्चा की गई इसमें, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को निर्धारित किया गया 1920 के नागपुर अधिवेशन में। 1921 का अधिवेशन एक इम्पोर्टेंट है कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था और चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन चित्तरंजन दास जेल चले गए थे। तो यहाँ पर कांग्रेस में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि अध्यक्ष जेल में है तो एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खां की नियुक्ति हुई। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस में एक ही बार ऐसा हुआ था कि हकीम अजमल खां चित्तरंजन दास के जेल में जाने के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हकीम अजमल खां ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और चित्तरंजन दास ने जेल से जो अपना भाषण भेजा था, अध्यक्षता भाषण जो भेजा था, उसको सरोजनी नायडू ने पढ़कर उस अधिवेशन में सुनाया था। तो ये 1921 का अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाला जो अधिवेशन होगा 1922 वाला, इसकी अध्यक्षता पुनः से चित्तरंजन दास करेंगे। गया अधिवेशन बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन था और हम जानते हैं कि चित्तरंजन दास फिर यहाँ से मतभेद होने के कारण जो है कांग्रेस से अलग स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है जो कि कांग्रेस से अलग होता है। बाद में जाकर के फिर से इनका पैक्ट हो जाता है, तो फिर से यह मिल जाते हैं और चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो कि उस समय में आयोजित किया गया। चुनाव के कारण ही चित्तरंजन दास ने इससे इस्तीफा दिया था। तो 1922 तक के अधिवेशन के हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा यदि हम लोग 1923 के अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था दिल्ली में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने की थी और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बाद में आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वाधिक समय तक भी ये अध्यक्ष बनेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्योंकि 1940 से 45 के बीच में कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। 1940 के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। उसके बाद 5 साल कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो इनके पास ये अध्यक्षता रही। तो इसलिए कहा जाता है कि सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के बाद तो जो है कई नाम आएंगे अलग से। तो सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में 1923 ईस्वी में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। इसके बाद यदि 1924 के अधिवेशन की हम लोग बात करें तो बेलगाम अधिवेशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया गया, यह पहला अधिवेशन था और एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद 1925 का अधिवेशन की यदि हम लोग बात करें तो कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में किया गया। सरोजनी नायडू पहली महिला बनी, पहली भारतीय महिला बनी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की है। इससे पहले 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस का, और ये प्रथम महिला थी, या यूरोपीय महिला बोलते हैं। और प्रथम भारतीय महिला की यदि बात करें तो सरोजनी नायडू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा एक गीत है और पहली बार इसी अधिवेशन में 1925 के कानपुर अधिवेशन में ही यह गीत का गायन पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया। 1926 का अधिवेशन, 1926 का अधिवेशन इंपोर्टेंट हो जाता है। गुवाहाटी अधिवेशन था श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में, और यहाँ पर सभी कांग्रेसी मेंबर को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। इसके बाद यदि हम 1928 के अधिवेशन की बात करें, 1928 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। 1928 में कोलकाता अधिवेशन हुआ और यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, जब वेडरबर्ग ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि आप ऐसा संविधान बनाइए, ऐसा एक नियम बनाइए जो कि सभी उससे सम्मत हो। तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, लेकिन इसी बात पर इन्हें मतभेद हुआ। इस समय में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता जो है कांग्रेस में आ चुके थे। तो इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने इस डोमिनियन स्टेटस की मांग को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और आगे जाकर के हम लोग देखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसके वजह से जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया और पूर्ण स्वराज की मांग की। और आगे जाकर के रावी नदी के किनारे जो है तिरंगा झंडा फहराया गया। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को से प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद से हर एक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आगे जाकर के हम लोग जानेंगे कि संविधान में हमारा संविधान पहले बनकर तैयार होने के बावजूद भी 26 जनवरी को ही लागू हुआ, उसका भी रीजन यहाँ से था।
इसके बाद यदि हम लोग 1931 के अधिवेशन की बात करें तो 1931 में कराची अधिवेशन सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। मूल अधिकार की मांग इसमें की गई। पहली बार मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट की मांग जो है 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, जो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, उसको स्वीकृति मिल गई और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया कांग्रेस की ओर से। और जहाँ पर जब विरोध होता है गांधी जी का, तो गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह बात, यह कथन गांधी जी ने 1931 के कराची अधिवेशन के समय ही कही थी। इसके बाद यदि हम लोग अगले बात करें 1934 का बॉम्बे अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ था। खादी को, यानी कि खादी काटना, खादी उद्योग की, मतलब महात्मा गांधी के नेतृत्व में खादी उद्योग की स्थापना की गई। ये सब काम जो रचनात्मक कार्य है यहाँ से शुरू होते हैं। उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में पुनः, और समाजवाद के विचारधारा को लेकर के इसमें काफी विस्तृत चर्चा की गई थी। इसके बाद 1937 का अधिवेशन फैजपुर बंगाल में हुआ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यह एक ऐसा अधिवेशन है जो पहली बार गांव में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था वह 1937 का फैजपुर अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसके बाद अगले अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 हरिपुर गुजरात की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करेंगे, और यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में होती है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। और सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि की वकालत की थी। देवनागरी लिपि की जगह पर रोमन लिपि की वकालत किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके बाद अगले अधिवेशन के अध्यक्ष भी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुन लिए जाएंगे। यहाँ पर काफी अच्छा किस्सा है जो कि आप लोग जानते होंगे, जो महात्मा गांधी ने पट्टाभी सितारमैया को सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा किया था, लेकिन पट्टाभी सितारमैया सुभाष चंद्र बोस जी से हार जाते हैं, और गांधी जी अपने इस हार को, पट्टाभी सितारमैया की हार को खुद का हार ले लेते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है, और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। इसके बाद अगले अधिवेशन बात करें 1940 का रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की अध्यक्षता में हुआ था, और यही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी दिल्ली अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता करते हैं, जिस समय ये 35 वर्ष के ही थे और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। और 1940 के बाद चूंकि अधिवेशन नहीं हुआ 45 तक, 46 में जाकर के हुआ, तो ये सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी बन जाते हैं। इसके बाद यदि 1946 के अधिवेशन की बात करें तो मेरठ में हुआ था जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में, और आजादी के समय जे.बी. कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष। 1947 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1948 में जयपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सितारमैया ने की थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति में शुरू से लेकर के अंत तक जो भी, यानी 1947 तक, 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं, हमने उस सभी को एक वीडियो में लाने की कोशिश किया। और इसके अलावा भी यदि आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप कई बुक हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। इस संबंध में हमारा और वीडियो आता रहेगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि अभी तक आपने ओरिजिन ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।